हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 143 के लिए यूनिट 5 चैप्टर नंबर 5 को हम लोग देखेंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक आधुनिक समाज में पर्यावरणीय मुद्दे। इसमें हम लोग देखेंगे, और इससे पहले हम लोग यूनिट 1 से 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 से 4 तक कंप्लीट नहीं किया उसको जरूर कंप्लीट कीजिए। उसका एक प्ले लिस्ट बना दिया गया है BHIE 143 के नाम से, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपका इस यूनिट में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5.3, और हम लोग डिस्कस करेंगे 5.2, 5.3, 5.4 तीनों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी 5.3। ठीक है ना, हम लोग चलिए सबसे एक तरफ से करते जाएंगे। जैसे कि आपका 5.2 में इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या कहा जाता है 5.2 में जो है, जैसे यहाँ देखिए आप सभी आगे हम लोग 5.2 प्रारंभिक आधुनिक काल में वन एवं वानिकी। इसमें क्या कहा जाता है, इतिहास में वन एवं वन्य उत्पाद बहुमूल्य संसाधनों के रूप में विविध समुदायों के लिए सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं। यानी इतिहास में जो है ना, ये बताया गया वन एवं वन्य जीव जो हैं, आपके पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गए, ये सभी उत्पाद के लिए हम लोग बहुत प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। चाहे लकड़ी से, लकड़ी के बाद जो आप अलग अलग प्रकार के वो अपना सामग्री बनाते हैं, ये सभी चीज़ें। और उसके बाद अलग अलग प्रकार के समुदायों भी, इसमें समुदायों के लिए भी ये महत्वपूर्ण रहा है। ये जरूरी नहीं एक ही समुदाय के लिए है, ये सभी समुदाय के लिए एक जगह ये महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतः सभ्यताओं में संपूर्ण इतिहास में राज्य इन संसाधनों पर विभिन्न क्षमताओं में दावा करते हैं कि जो राजस्व में वृद्धि करने के लिए कुछ चुने हुए उत्पादों या फिर पेड़ पौधे की कुछ किस्मों तक सीमित थी। ये जो है इसमें कहा जाता है, सभ्यताओं के अंतर्गत कहा जाता है कि जैसे संपूर्ण पूरा इतिहास जो है वो पूरे राज्य के जो संसाधन है वो अलग अलग प्रकार की क्षमताओं को दावा करती है, अलग अलग प्रकार के जो वो कैपेसिटी के बारे में बताती है। जो राजस्व में जैसे कि आपका मुगल राजस्व हो गया, ये सभी जो राजस्व में वृद्धि करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चुने हुए जो भी उत्पाद होते हैं, या तो आपके पेड़ पौधे की जो है अलग अलग किस्में तक जो है वो सीमित रहती है। इन्होंने वनों की रक्षा कर शिकार स्थलों को भी अक्षुण्ण बनाए रखा। इन्होंने जो वनों की रक्षा करने के साथ साथ जो है ना, शिकार करने वाले जो स्थल थे उसको भी बनाए रखा, अक्षुण्ण बनाए रखा, उसको भी देखभाल किया। ठीक है ना। और उसके बाद ऐसा सुझाया जाता है कि भारत के अन्य क्षेत्र वन क्षेत्र अतीत में अपने संसाधनों के दोहन के संबंध में महत्वपूर्ण बदलावों से गुजरे हैं। यानी कि कहा जाता है कि ऐसा सुझाया मतलब कि दिखाया गया, समझाया गया कि जो भारत के वन क्षेत्र हैं वो अतीत में यानी इतिहास में अपने संसाधनों के दोहन के संबंध में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिली है। उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिली है। मुगल काल में शासकों एवं भूस्वामियों या जमींदारों ने वन्य क्षेत्र का सीमित रूप से परिनियम किया, और राजस्व नीतियों के ने जंगलों के क्षेत्र में कृषि के विस्तार या संकुचन के लिए में एक निर्णायक भूमिका निभाई। ये जो मुगल साम्राज्य के शासक थे, मुगलों के जो शासक थे, अधिकारी थे, एवं उसके जो भूस्वामी थे, भूमि के स्वामी जो हुआ करते थे, या जमींदार जो थे, जो यानी कि वन वगैरह खेती बाड़ी जमींदारी होती थी, वो वन्य क्षेत्र का काफ़ी सीमित रूप से जो उसका परिनियम करते थे। ओके, तो इसका जो वो निर्णायक तरीके से, वो सही तरीके से उसका निर्णय भी लेते थे। उसके कभी कभी शासकों ने उस धन पर भी अपना दावा किया जो कुछ लाभप्रद वन्य उत्पादों के व्यापार से अर्जित किया जाता था। यानी कभी कभी जो है शासक भी उन धन पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता था, लाभप्रद बनाने की कोशिश करता था, जो व्यापार से जो अर्जित किया जाता था। व्यापारी जो क्या करते थे, उदाहरण के लिए टीपू सुल्तान। ये टीपू सुल्तान कौन थे, जो मैसूर राज्य के अंतिम शासक थे। मैसूर राज्य के अंतिम शासक थे। इसके पिता जो है हैदर अली जो थे, हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान, ये मैसूर के संस्थापक के बेटे थे। ठीक है ना। इन्होंने चंदन के पेड़ों पर अपना हक जताया था। चंदन के पेड़ों, चंदन की लकड़ी का बारे में आपको याद आ गया होगा, पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, उसी के बारे में। ठीक है, तो उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा अपना हक जताया। उसके बाद हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों से वनों के वाणिज्यिक दोहन की प्रक्रिया काफ़ी उग्र हो गई। ये जो ब्रिटिश इंडिया जब भारत में आगमन हुई 18वीं शताब्दी तक जो है, इसके अंतिम तक 18वीं शताब्दी के अंतिम तक वनों में काफ़ी ज़्यादा दोहन की प्रक्रिया सामने आने लगी। ओके, तो उन्होंने किया इसके बाद आगे कहता है राजनीतिक शक्तियों के आपसी संघर्षों के दौरान उनके सैनिक अभियान और वनों की कटाई से संबंधित रहे। ये जो राजनीतिक शक्तियाँ थी वो आपसी संघर्ष के दौरान जो है, आपसी जो संघर्ष किया करते थे, उसमें जो सैनिक अभियान थे, जो उसके सैन्य थे, उसके अभियानों और उस वनों की कटाई से संबंधित वो रिलेटेड थे। मूल्यवान संसाधनों के अतिरिक्त वन शत्रु शक्तियों को एवं कभी कभी असामाजिक तत्वों जैसे डाकू लुटेरों से भी एक सुरक्षित शरण प्रदान करते थे। ये जो कभी कभी जो ना अलग प्रकार के, जैसे कोई डकैत आ गया, डाकू आ गया, इसके लिए भी सुरक्षा जो सामाजिक तत्वों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। वन्य के रूप में अलग अलग प्रकार के शिकार के रूप में जो हथियार बनाया करते थे। ओके ना। इसलिए युद्धों के दौरान शत्रुओं को
हराने के लिए वनों को नष्ट करना रणनीति का एक हिस्सा बन गया था। इसलिए जो युद्धों के दौरान जो भी शत्रु थे, दुश्मन थे, उसको हराने के लिए वनों का नष्ट करना बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार का रणनीति का हिस्सा बन गया था। क्योंकि वनों की कटाई से जो वो बहुत अनेक प्रकार के हथियार औजार का बनाया करते थे। जैसे मराठा सेना युद्धों के दौरान वनों में आग लगा देती थी। यानी जब मराठा सेना थी उस समय जो अगर युद्ध होता था तो वो जंगल में ही आग लगा लेते थे, वनों में ही आग लगा देती थी, ताकि शत्रु सेना लकड़ियों की से सुरक्षात्मक नकीले बारों का निर्माण ना कर सके। वो जो है ताकि दुश्मन जो है ना लकड़ियों का अलग अलग प्रकार के वो नुकीले टाइप का जो वो हथियार ना बना पाए। ओके, टीपू सुल्तान के कुग्र अभियान के दौरान मार्ग के आसपास के पेड़ों और झाड़ियों को काटा और जला दिया। ये जो टीपू सुल्तान थे वो उसके अभियान वो अपने शासनकाल के दौरान जो है वहाँ के आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे, झाड़ियाँ थे, उसको भी जला दिया गया था, उसको भी काटा गया था। ओके, सिखों ने, सिख धर्म के जो है उन्होंने भी अपने सैन्य अभियानों के दौरान आंतरिक क्षेत्रों से वनों का सफाया कर दिया था। ओके, उसके ब्रिटेन एक द्वीपीय देश होने के कारण कई शताब्दियों से एक समुद्री शक्ति रहा था और 17वीं से 18वीं शताब्दी में सर्वोच्च नौसैनिक शक्ति बन गया था। ये जो ब्रिटिश जो द्वीपीय देश होने के कारण जो है वो द्वीपपदीय से देश होने के कारण साथ साथ जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ की जो है कई शताब्दी जैसे कि 17वीं शताब्दी हो गया, 18वीं शताब्दी है, इसमें जो सर्वोच्च अलग उच्च प्रकार की नौसेना का शक्ति बना दिया था। ओके, जैसे कि जैसे उपनिवेशों के लिए यूरोपीय ताकतों में होड़ मची, अपने प्रतिस्पर्धाओं को पीछे छोड़ने और उपनिवेशों का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए नौसेना पर ब्रिटिश निर्भरता और भी बढ़ती गई। ठीक है, ये सभी जो निर्भरता जो ब्रिटिशों पे बढ़ती गई और उसके बाद कहा जाता है 18वीं शताब्दी के मध्य तक जहाज़ों के निर्माण के लिए ब्रिटेन की मांग ब्रिटेन में ही स्थित अनेक वृक्ष के वनों से पूरी हो जाती थी। ओके, 18वीं शताब्दी जो था उसके मध्य तक, 18वीं शताब्दी मतलब बोले तो 1750 के आसपास में जब जहाज़ों का निर्माण हो रहा था, वो ब्रिटेन की मांग को जो ना काफ़ी ज़्यादा अस्थिर के रूप में वृक्षों के लिए भी पूरी की जाती थी। वृक्षों से भी वो काफ़ी ज़्यादा उसमें सहायता मिली थी जहाज़ों के निर्माण में। 1760 तक दुर्लभ होने लगा था। ओके, उसने इससे दक्षिण एशिया को एक नया संदर्भ मिला और ब्रिटेन ने अपनी लकड़ी की मांग भारतीय वनों से विशेषकर सागौन पूरी करने की आशा की। ये जो ना ब्रिटेन के जो भी जहाज़ बनाने के लिए जो भी लकड़ियों की आवश्यकता हुई वो भारतीयों के वनों से, वो विशेषकर सागौन एक जंगल है वहाँ पे उसको पूरी करने की आशा थी, होप थी कि वहाँ से हमको मिल जाएगी और इसकी आवश्यकता जितनी भी वो पूर्ति हो जाएगी। लकड़ी की खोज और भी अधिक तीव्र हो गई जब 18वीं शताब्दी के अंत एवं 19वीं शताब्दी के आरंभ में क्रांतिकारी फ्रांस और नेपोलियन के चरणों के दौरान ब्रिटेन की विरुद्ध नेपोलियन की नाकाबंदी के फलस्वरूप ब्रिटिश क्षेत्र के जहाज निर्माण के लिए लकड़ी की आपूर्ति बाधित हो गई थी। यानी जैसे लकड़ी की खोज और जो इसकी तीव्रता काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी थी, लकड़ी जैसे मतलब लकड़ी की खोज बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ने लगी थी और 18वीं शताब्दी के अंत तक, यानी कि बोले तो 1790 के आसपास में और 19वीं शताब्दी के आरंभ में 1800 के आसपास में जो है ये क्रांतिकारी जो है फ्रांसिस हो गया, नेपोलियन हो गया, इन दोनों चरणों के लिए जो काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगा था। ये दोनों में नाकाबंदी कर दिया था और लकड़ी को आपूर्ति के लिए बाधित भी कर दी थी। इस आरंभिक काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्वी तट पर स्थित राजमंदूरी के समीप उत्तरी सरकारों के सागौन वनों एवं पश्चिमी तट पर स्थित वनों का भी दोहन किया था। भारतीय वनों में ब्रिटेन की इस आरंभिक रुचि को लूट कहा गया, क्योंकि ब्रिटेन मात्र ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी प्राप्त करना चाहता था और उसे असीमित प्रतीत होती थी। यानी कि ब्रिटेनों को जहाज की निर्माण करना था, उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी। लकड़ी कहाँ से लाता? वो भारतीय के वनों से मंगाया जाता था। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का प्राप्त आवश्यकता थी, किसको? ब्रिटेन की। तो यही बातें कही जा रही है। उसके बाद आगे कहा जाता है 1780 के बाद भारतीय सागौन का उपयोग कलकत्ता के गोदीवारे में जहाज बनाए गए। यानी 1780 के जो है ना उसके बाद जो है ना सागौन से उन्होंने वनों की लकड़ी की कटाई करके उसके बाद उसकी आवश्यकता जो भी उपयोग करता था, उसके बाद कलकत्ता के एक गोदीवारे जगह का नाम है वहाँ पे जहाज बनाई। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में बम्बई में नियमित रूप से जहाज़ों का निर्माण किया गया। यह आशा की गई कि ब्रिटिश जहाज रानी के लिए भारतीय सागौन पर्याप्त लकड़ी प्रदान करेगा। यानी कि यह आशा किया गया था जो ब्रिटेन के जहाज रानी थी उसके लिए जो ना भारत के सागौन पर्याप्त लकड़ी प्रदान करेगी। यहाँ के जो ना सागौन से हम लोग को लकड़ी प्राप्त हो जाएगी और ब्रिटिश जहाज रानी के लिए नियमित आपूर्ति बनाए रखने के लिए सागौन के कुछ वनों पर नियंत्रण स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसके बारे में जो ना ब्रिटिश जहाज रानी क्या किया था, नियमित रूप से जो ना आपूर्ति के लिए वो लकड़ियों के लिए वो लगातार सागौन के कुछ वनों को नियंत्रित करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा स्थापित करने लगी थी। ये उसके नियंत्रण को स्थापित करने का निर्णय ले लिया कि यह सागौन को जो ना हम नियंत्रण पर रखेंगे, ये फैसला ले लिया ब्रिटिश जहाज रानी ने। ओके, लकड़ी के व्यापार पर नियंत्रण, वनों के निजी उपयोग का नियंत्रण करने के कदम पर भी एक रूप में देखा गया। उसके बाद देखिए ये पहले मालाबार के क्षेत्र में प्रयोग में लाया गया, जिसे 1972 में जीत लिया गया था।
और यहाँ तक कि बमा में तेनासरी में भी इसे लागू किया गया, जिस पर 1826 में कब्जा कर लिया गया। ये सभी चीज़ें हैं, जैसे ब्रिटिश रानी किस तरह से वहाँ की लकड़ी किस तरह से उपयोग करेगी, कहाँ से लाएगी, किस तरह से क्या क्या मतभेद होती है, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ती है, किसको किसको कब्जा करना पड़ता है, कौन कब्जा करता है, ये सब बातें इसमें निहित है। ओके, उसके बाद 1806 में मालाबार में वनों के एक संरक्षक की नियुक्ति की गई। 1806 में मालाबार के एक वन है, वहाँ पे जो है वहाँ पे एक संरक्षक यानी बॉडीगार्ड के रूप में वहाँ पे नियुक्ति कर दी कि यहाँ का देखभाल आप करोगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वानिकी का आरंभ लकड़ी की नियमित आपूर्ति की आकांक्षा में आधारित था। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ तक भी हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। तो यही आगे इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, कौन कौन से काल में वनस्पति उद्यान हो गया, ये सब चीज़ें हैं इसमें दर्शाया गया है। ओके, लगातार वृद्धि हो गया, जल्दी से विविध कणों की मांग करने लगा था। उसके बाद किसी तरह देखिए लकड़ी का कटाव, वनों का कटाव, यही सब चीज़ें आपका इसमें भी बताया गया। ओके ना, तो व्यापारिक के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, जैसे जहाज के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, तो आधुनिक तकनीक के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। तो ये सब चीज़ें उसमें बताया गया है कौन कौन से देश के बारे में। ठीक है ना, आप इसको एक बार देख लोगे तो अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। काफ़ी टॉपिक बहुत लॉन्ग है, यही सब डिटेल से सिर्फ बताया गया है। ओके, कौन कौन से जहाँ जो है कहाँ कहाँ से लाया गया। उसके बाद डलहौजी आए थे, डलहौजी के बाद उन्होंने भी बताया था कहाँ से कैसे क्या करेंगे, अनुवादक क्या था। ठीक है ना, उन्होंने। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा लंबा है, इसी के बारे में बताया गया है। आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहेगा 5.3, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, इसको हम पूरी टॉपिक्स को कवर करेंगे इसमें A to Z, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। आधुनिक काल के पूर्व वन्य जीवन समृद्धि का विविधतापूर्ण था। आधुनिक काल में जो मॉडर्न युग में जो है ये पूर्व वन्य जो है, पूरी वन्य जीवन जो है काफ़ी ज़्यादा विविधतापूर्ण और समृद्ध था सभी के लिए। ओके, हालांकि शासकों में एक कीड़ा के तौर पर शिकार लोकप्रिय था। शासकों के रूप में एक कीड़ा के तौर पर वो जो है शिकार का लोकप्रिय था, वो वनों में जो है शिकार करने के लिए एक लोकप्रियता का माना जाता था। पहले होता था कि मनोरंजन के लिए भी शिकार करते थे, तो ये एक प्रकार का लोकप्रियता उस सबको माना जाता था। और वनवासी समुदाय भी अपने जीविका प्रजनन के लिए आवश्यक शिकार करते होंगे। और वहाँ के जो वनवासी थे, वनवासी जो वनों में सिर्फ निवास करते थे, उसके समुदाय भी ना अपने जीवन यापन करने के लिए अवश्य रूप से वो शिकार करते होंगे। लेकिन फिर भी औरंगजेब तक शक्तिशाली मुगल शासकों ने जंगली जानवरों और पक्षियों के शिकार को सीमित कर दिया था। और औरंगजेब जो थे, मुगल शासकों में से जो एक शासक हैं औरंगजेब, उसके शासनकाल तक जो उसकी शक्तिशाली मुगल शासकों ने जंगली जानवरों को भी काफ़ी ज़्यादा शिकार करने पर रोका। उसके बाद इसको सीमित कर दिया था। उन्होंने शेर एवं बाघों के शिकार को एक राज्य के विशेषाधिकार बना दिया। उन्होंने जो है ना, शेर हो गया और बाघ हो गया, उन्होंने एक प्रकार का राज्य विशेष, मतलब राज्य का राष्ट्रीय पशु जानवर के रूप में मानने लगा। किसको? शेर और बाघ को, ताकि वो जो ना शेर और बाघ का शिकार ना कर पाए। उनके पूर्ववर्ती उत्तराधिकारियों के अंतर्गत ये सुरक्षा प्रभावी नहीं रही। ये जो ना उसके पूर्ववर्ती जो है पूर्व भागों में जो है पूर्व और उत्तर भागों के अधिकारी के अंतर्गत जो है ये सुरक्षा प्रभावी नहीं रहा। ये सिर्फ औरंगजेब लोग करते थे, बाकी जो इस पर खिलाफ ही करते थे। इन सब के बावजूद औपनिवेशिक दस्तावेजों में हम पाते हैं कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में भी भारत का वन्य जीवन इतना समृद्ध था कि वो अफ्रीका के वन्य जीवन से मिलता जुलता था। यानी कि ये जो है औपनिवेशिक, यानी कि अंग्रेजों के शासनकाल से, अंग्रेजों के दस्तावेजों से हम लोग को यह पता चल जाता है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत तक में जो है भारत की वन्य स्थिति जो है अफ्रीका की वन्य स्थिति से मिलता जुलता है। क्योंकि वो अफ्रीका में वन्य जीव ज़्यादा है, वहाँ की जंगल ज़्यादा है, वन्य वहाँ ज़्यादा है, तो इससे हम लोग का मिलता जुलता है। इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं, किसके माध्यम से? औपनिवेशिक दस्तावेजों के माध्यम से 19वीं शताब्दी के आरंभ में। ओके, उसके बाद कहा जाता है वनों का अस्तित्व एवं वन्य जीवन दोनों एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। यानी वनों का अस्तित्व हो गया और वन्य हो गया, ये दोनों जो ना आपस में कहीं ना कहीं एक जुड़ते हुए मिला हुआ है, एक जुड़े हुए हैं, एक दोनों का रिलेटिव एक अच्छा रिलेट है, संबंधित है। उसके 1764 के में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्व से पश्चिम की ओर अंदरूनी क्षेत्रों के विस्तार के क्रम में हम औपनिवेशिक दस्तावेजों से मौजूदा वनों एवं वन्य जीवन की झलक पाते हैं। यानी 1764 ईस्वी में जब बक्सर के युद्ध हुआ था, बंगाल में जो हुई थी बक्सर युद्ध, तो उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था, उसके पूर्व से पश्चिम की ओर जो अंदरूनी क्षेत्रों से, यानी छिपी हुई क्षेत्रों में विस्तार रूप से जो वो क्रम वाइज धीरे धीरे जो वो औपनिवेशिक दस्तावेज, यानी कि अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक दस्तावेज था, उसमें मौजूदा वनों एवं वन्य जीवों की झलक पाते हैं। उसमें बताया गया वन एवं वन्य जीवों के बारे में जो बक्सर के युद्ध के समय में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बताया है। उसके बाद कैप्टन टी विलियमसन की किताब ओरिएंटल फिश स्पोर्ट में भारतीय वन्य जीवन का एक मनमोहक विवरण मिलता है। यानी कि भारत वन्य जीवन के बारे में एक बहुत ही अच्छी तरीके से उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। जब शिकार की रात शुरू हुई थी, और इस बात की ओर इशारा करता है कि काल के वन्य जीव भरपूर था। इसमें जो है आपका जो बताया जा रहा है, इस पुस्तक में बताया जा रहा है कि जब शिकार कीड़ा हुआ करते थे उस समय जो है बात ये इशारा करता है कि उस समय जो है इस काल में जो है वन्य जीवन भरपूर हुआ करते थे। वनों का जो है काफ़ी ज़्यादा जीवन करता था, उसका ह्रास ज़्यादा करता था।
एक अंग्रेज महिला जिसने 1837 ईस्वी में राजमहल की पहाड़ियों में एक बड़े शिकार का आयोजन किया था, वह इन वनों में भरपूर बाघों, गैंडों, जंगली भैंसों और जंगली कुत्तों के होने की बात कहती है। यानी कि अंग्रेजी महिला ने 1837 में वो राजमहल की पहाड़ियों में बड़े शिकार के माध्यम से कहती है कि यहाँ पे जो है इस जंगलों में जो है काफ़ी ज़्यादा बाघ हुए, गैंडा हैं, जंगली भैंस है। तो इस तरह की बात कहती है। उसके बाद मेजर जे इलियट अपनी किताब फिर स्पोर्ट इन इंडिया 1800 से 1947 में कहते हैं कि कलकत्ता से ब्रिटिश सीमा जमुना तक बस्तियों और खेतों के आसपास घने व वन अवस्थित थे। यानी कि अपने पुस्तक के माध्यम से कहता है कलकत्ता से ब्रिटिश सीमा जमुना से लेकर बस्तियों का और खेत के साथ साथ जो है वहाँ पे वन भी स्थित थे, जिसमें यहाँ पर बाघ, हिरन, मोर, बत्तख, तितक ये सभी पक्षी और जानवर पाया करते थे, घुमा करते थे। और गंगा के सुंदरवन दहाना क्षेत्र में बाघ, हिरन, कुत्ते, गेंडा और भैंस बड़ी मात्रा में थे। वहाँ के गंगा के सुंदरवन डेल्टा जो है, सुंदरवन का डेल्टा जो है भारत में है, वो वहाँ पे जो है बहुत सारे जानवर जैसे बाघ हो गए, हिरन, कुत्ते, गेंडा ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में थी। नेपाली तराई के वन संयुक्त प्राप्त से लेकर हिमालय की निचली पहाड़ियों से नेपाल की सीमा के साथ साथ 600 मील तक विस्तृत थी। ये जो है ना वहाँ पे 600 मील तक हिमालय के निचले भाग, जो नेपाल में भी हिमालय भाग हैं, उसके जो है वहाँ से निचली पहाड़ियों से नेपाल में काफ़ी लगभग 600 मील तक विस्तृत थी, इसका क्षेत्र फैला हुआ था। इसके दक्षिण में विशाल दलदली क्षेत्र एवं कई झीलें थी, जहाँ पर विविध वन्य प्राणी जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ, सांभर, तीतर, कंकर, हिरन और सुअर पाए जाते थे। यानी आपको इसमें क्या करना, आपको जो हर एक, जैसे कि आपको जंगल का नाम है, जैसे सुंदरवन का आ गया, गंगा के सुंदरवन, वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं। उसके बाद नेपाल के हिमालय के जो है नीचे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो है दक्षिण भाग में विशाल दलदली क्षेत्रों में कैसे कैसे जानवर पाए जाते हैं, इसको याद रख लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि भारत में सिंग वाले गेंडे का आखिरी शेष दौर था। यानी कि महत्वपूर्ण इसके बारे में ये बताता है कि ये महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में जो सिंग वाले गेंडा जो होते हैं उसका आखिरी दौर था, वो मतलब विलुप्त होने वाली थी, इसके बारे में बताया गया है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने शिकार क्रीड़ा आयोजित की जाने लगी थी और जो शताब्दी के उत्तरार्ध में बढ़ी। और पहला शिकार भारत में काफ़ी पहले आयोजित किया गया था। ओके, पहला शिकार जो है काफ़ी ज़्यादा पहले ही आयोजित किया था, जो मद्रास में हंटिंग सोसाइटी की स्थापना हुई थी, जो कि मद्रास में हंटिंग सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड के ग्राम्य क्षेत्रों में पैदा हुए और पले बढ़े। अंग्रेज अधिकारी इंग्लैंड के ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही ग्राम क्षेत्र हैं, गांव क्षेत्र हैं, इंग्लैंड में भी क्षेत्र हैं गांव के, वहाँ पे पले भरे। और उसके जहाँ शिकार क्रीड़ा प्रचलित थी, जहाँ पर जो है शिकार जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करते थे, ये गांव के लोग अधिकतर कहते हैं कि जो जंगली हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने की कोशिश करते हैं, उसको ज़्यादा पता होता है शिकार करने का। उसके बाद इसके अतिरिक्त बड़े शिकार ब्रिटिश उच्च वर्गों में लोकप्रिय थे, और जो बड़े बड़े शिकारी होते थे वो ब्रिटिश के उच्च वर्गों में लोकप्रिय थे, वो वहाँ भी जो शिकारी होते उसको भी लोकप्रिय रूप में माना जाता था। और इसके लिए भारतीय वन्य जीवन में उन्हें भरपूर अवसर प्रदान किए। वो जो है भारतीय वन्य जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऑफर दिया गया था। 19वीं शताब्दी में कई अंग्रेज अधिकारी ने मानव शिकारियों के तौर पर ख्याति अर्जित की। जो मानव अधिकारियों के तौर पर महान शिकारियों के तौर पर, जो होता ना, जो बाघ को अच्छा से शिकार कर ले तो उसको महान शिकारी के रूप में उपाधि धारण कर लिया था। जो भाला अच्छा से फेंक ले उसको महान उपाधि दिया जाता था। उसी तरह यहाँ पे जो ना अच्छा से शिकारी कर लिया तो उसको महान शिकारी के तौर पर ख्याति अर्जित कर दी थी। जैसे कि विलियमसन, शेक्सपियर, बर्टन, सैंडरसन, फॉर्सिथ, ये सभी जो है महान शिकारियों में से एक था। उन्होंने हर तरह जंगली जानवरों का शिकार किया, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान बड़े शिकार जैसे कि बाघों, शेर और हाथियों पर किया जाता था। जो जैसे मान के चलो, अब किसी बिल्ली को मार दोगे तो बड़ा शिकारी हो गए, नहीं ना। उसके बाद कुत्ता को कर दिया तो क्या समझते हैं आप, बड़ा शिकारी हैं? नहीं। मच्छर को मार दिया तो क्या मतलब, ये सब नहीं है। अब इसमें यही कहा जाता है कि बड़े बड़े जानवरों को, बाघ हो गया, शेर हो गया, हाथी, इस सभी चीज़ों का अगर जो शिकारी तरीके सही तरीके से शिकार कर लिया तो वो महान शिकारियों में से जाना जाता था। किसी प्रकार के जीवों का शिकार करने पर कोई सीमा का प्रतिबंध नहीं था। किसी प्रकार के जीवों का शिकार करने के लिए ये सीमा बंधन नहीं था कि आप इसको मारो, उसको करो, इसको क्यों मारते हो, ये कोई प्रतिबंध नहीं था। वास्तव में 18वीं शताब्दी के अंत से ही अधिक राजस्व उत्पन्न करने के लिए कृषि का विस्तार ब्रिटिश नीति का हिस्सा था, जिसके लिए वनों की कटाई एवं जंगली जानवरों के क्षेत्र को मुक्त करने की आवश्यकता थी। ये जो है सब 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश नीतियों की जो ना आप उसके हित में था, उसके लिए जिन्होंने वनों की कटाई एवं जंगली के मुक्त करने की आवश्यकता थी। इसलिए लोगों को वास्तव में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए बढ़ावा दिया जाता था, और इसलिए जो ना लोगों ने वास्तव में से जंगली जानवरों का काफ़ी ज़्यादा शिकार करने का बढ़ावा दे दिया था। उसके बाद इसलिए उसको महान शिकारी के रूप में उपाधि भी दिया जा करते थे। तीव्र एवं सुरक्षित आवागमन एवं संचार के लिए बंगाल से उत्तर पश्चिम तक विस्तृत ट्रेन ट्रंक सड़क का निर्माण किया गया था।
इसे चौड़ा करने के लिए निकटवर्ती वनों को काटने के कारण भी इस क्षेत्र में जंगली जानवरों की संख्या में कमी आई। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में बताया जाता है कि इस तरह से जंगली जानवरों की कमी आ रही थी। ठीक है, उसके बाद कहता है शिकार एक कीड़ा मात्र नहीं था। शिकार जो है ना एक प्रकार का कीड़ा ही मात्र नहीं था, बल्कि जो ये अति पुरुषत्व और प्रतिष्ठा प्रतीक का प्रतिरूप भी बन गया था। ये जो है शिकार करना वहाँ का जो ना पुरुषों के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठा होता ना। कभी कभी कि अब मूवी में भी देखे होंगे कि अगर कोई बाघ का शिकार कर लिया तो उसमें भी है तो उसको प्रतिरूप में महान तरीके से बना। आप याद करो बाहुबली का चैप्टर फर्स्ट में, जब बाहुबली जो है अब मेन हीरो जो जाते हैं वहाँ पे हीरोइन के पास जो है, उसमें जो ना हीरोइन का भाई रहता है वो अभी एक्यूरेट मतलब नाम मुझे याद नहीं है कौन कौन से थे। तो उसमें जो ना जो हिरन मारने के लिए, हिरन का शिकार करने जो खेतों का जो ना जंगली जानवर जो काफ़ी ज़्यादा नष्ट कर रहे थे, तो उन्होंने तीर जो चलाने जाते हीरोइन और उसका हीरो जो था वो दोनों हीरो जो था हीरोइन के भाई के साथ था जो कि शिकार कर रहे थे। जब वो उसका भाई जब तीर मारता था और जानवर मर जाते थे तो उसमें उस समय देखोगे तो वो बातें यहीं पे है। ठीक है ना, तो इस प्रकार कहा जाता था पुरुष तत्व के रूप में प्रतिष्ठा मिलता है। यदि जो व्यक्ति जो पुरुष से ज़्यादा शिकार करेंगे उसको अलग प्रकार का प्रतिष्ठा मिलती थी। ठीक है, तो यह शिकार करना एक कीड़ा नहीं बल्कि जो एक पुरुषों का जो ना प्रतिष्ठा के रूप में प्रतिरूप भी बन गया था। ओके, ऊंचे मचानों से शिकार करने के बजाय जमीन पर पैदल किए गए साहसिक शिकार अभियानों की अधिक पुरुषत्व के आधार पर ज़्यादा सराहनीय की जाती थी। देखिए जैसे ऊंचे मकान है, मकानों से जो ना या मकान होगा, मकानों से शिकार कर लिया कि अरे ऊपर मकान है यहाँ पे तो कोई जानवर आ ही नहीं पाएगा, वहाँ से तीर मार लिए बस शिकार कर लिए। उससे कई गुना ज़्यादा जो धरती पर रह के आमना सामना करे, अगर वो हरा दे जंगली जानवरों को तो उसको ज़्यादा जो है ना प्रतिष्ठा मिलती है, प्रतीक मिलती है और सराहना दी जाती थी। तो ये बातें हैं। शिकार किए गए जानवरों का आकार भी शिकारियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि करता था। शिकार के जो जानवर होते थे उसके आकार में भी जो शिकारियों के रूप में वृद्धि करता था। यह तर्क दिया गया कि बड़े शिकार एक संप्रभात पुरुष की हैसियत प्राप्त करने का एक सरल उपाय बन गया था। ओके, बड़े शिकारों की अधिक संख्या शिकारियों की हैसियत में वृद्धि करते थे और जो अपने उपलब्धियों पर गर्व करते थे। जो बड़े बड़े शिकारियों का हरास कर देते थे, खलास कर देते थे, वो अपनी हैसियत में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करते थे और उपलब्धियों पर गर्व करते थे। जाहिर सी बात है, जहाँ प्रतिष्ठा मिले तो गर्व की बात करेंगे। ओके, उसके परिणाम स्वरूप सभी प्रकार के जंगली जानवरों और पक्षियों का विनाश हुआ। इस प्रकार जो अलग अलग प्रकार के पक्षियों का जानवरों का विनाश हुआ। इसमें अब सब सोचेगा नहीं मुझे बनना है प्रतिष्ठित व्यक्ति, तो इस तरह से जो ना शिकार करते करते बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ जंगली जानवरों और पक्षियों का। एक अंग्रेज अधिकारी के बारे में कहा जाता है कि उसने अकेले ही 300 शेरों का शिकार किया। यानी कि अंग्रेज अधिकारी के बारे में बताया जाए तो अकेले ही 300 शेरों का शिकार किया था। रिजवारों सी रियासतों के शासक भी बड़े शिकार आयोजित करते थे और प्रायः अंग्रेज अधिकारियों को अपने अभियान में शामिल होने के लिए न्योता देते थे। वो अपने जो ऑफर चलाए जाते थे और अलग अलग प्रकार के न्योता देते अंग्रेजों को भी। यह आकलन किया गया कि ब्रिटिश राज के दौरान 8000 बाघों, 1.5 लाख तेंदुओं और 2 लाख भेड़ियों को मार डाला गया। यह आकलन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में वन्य जीवन के विध्वंस के पैमाने की एक झलक प्रस्तुत करता है। 19वीं शताब्दी के दौरान शिकार के कारण कुछ ऐसे अध्ययन भी हुए जो वन्य जीवन को समझने, वन्य प्राणियों के जीवन आदतों और आवास से संबंधित विशेषताओं को दर्ज करने पर केंद्रित थे। ठीक है ना, उसके शिकार में 19वीं शताब्दी में के उत्तरार्ध में हुई वृद्धि जिसने वन्य जीव का एक वृहद सीमा खत्म कर दिया था और फिर पारिस्थितिक नुकसान के एहसास में ने गंभीर चिंता उत्पन्न कर दी और 19वीं शताब्दी आखिरी चतुर्थार्ध में जीवन यापन की रक्षा के लिए सुरक्षा कानून बना दिया। यही बातें बता देगी 18वीं शताब्दी तक तो भरपूर मात्रा में अपना प्रतिष्ठा बनाने के लिए जो ना जंगली जानवरों का शिकार किया और प्रतिष्ठित बनने का कोशिश किया। उसके धीरे धीरे जो 19वीं शताब्दी तक जिसमें जब वो उसका नुकसान का एहसास होने लगा, फील होने लगा, नहीं जंगली जानवर और पक्षियों का ह्रास होने लगा तो उसको महसूस होने लगा, जिससे कि उसको चिंता भी होने लगी और उसकी सुरक्षा के लिए जो बहुत अलग अलग प्रकार के कानून भी तैयार किए गए। ओके, तो ये बातें हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा संरक्षण की स्थानीय परंपराएं। अब देखिए इसमें क्या कहता है, लकड़ी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर घरों के निर्माण के लिए, उपस्कर, कृषि के औजार, संगीत वाद्य, अनेक हस्तशिल्प सामग्रियों के निर्माण एवं ऊर्जा के आधारभूत स्रोत के रूप में किया जाता था, जिससे इसका महत्व काफ़ी बढ़ गया। यानी लकड़ियों के बारे में बताया गया। अब लकड़ी का किस तरह से किसका उपयोग किया जाता है, आप संगीत वाद्य और कृषि के औजार, ये सभी जो बहुत पहले चर्चा हुई, तो ये सब आप समझ सकें। जैसे कि जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, इस अति महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता और भी स्पष्ट हुई। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होते गया और जनसंख्या की वृद्धि होती गई तो संसाधनों की आवश्यकता होने लगा। जो ना आपका
रहन सहन के लिए सभी चीज़ों का जो ना आपका आवश्यकता होने लगी। उसी तरह से जो ना महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट आवश्यकता जो ना हम लोग को महसूस होने लगा, फील होने लगा। और कुछ समुदायों को संसाधनों के संरक्षण एवं उनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने की आवश्यकता का एहसास हुआ। इस काल में संरक्षण के कुछ प्रयास राजस्थान में के परिप्रेक्ष्य में दिखाई देते हैं, यानी राजस्थान के बारे में बताया जा रहा है। अब देखिए राजस्थान का बिश्नोई समुदाय, देखिए बिश्नोई समुदाय इससे पहले वाले चैप्टर में आ चुका था। जो क्या करते थे बिश्नोई समुदाय जो है, उन्होंने क्या किया था, पेड़ पौधे की कटाई पर रोक लगाया जाता था। वो पेड़ से चिपक जाते थे कि पेड़ को ना काटें। उसके लिए जो उन्होंने लगभग 329 बिश्नोई इसमें अपना सिर कर गवा दिए थे। इसके पहले यूनिट वाला हम लोग शायद 3 या 4 में इसके बारे में पूरा डिटेल से समझे थे, फिर भी आगे शायद आएगा तो देखेंगे। बिश्नोई समुदाय पर्यावरण के प्रति अपने रुझान के लिए जाना जाता है, ठीक है, पर्यावरण के रुझान के लिए जाना जाता है। संस्थापक जम्भोजी की शिक्षाओं से उभरे इस समुदाय ने राजस्थान में विशेषकर बीकानेर और जोधपुर के शुष्क क्षेत्रों में काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई। ये राजस्थान के जो बीकानेर और जोधपुर में ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता शामिल हुई। उसके बाद 18वीं शताब्दी तक यह समुदाय इतना प्रभावी हो गया था कि शासकों को जम्भोजी के उपदेशों का सम्मान देने के लिए बाध्य होना पड़ा। और ये धीरे धीरे जन ये प्रभावी इतना समुदाय प्रभावी हो गया, इतना मोटिवेट कर दिया, जिससे कि शंभोजी के जो उपदेश थे, जिस तरह से गौतम बुद्ध का उपदेश था, उसी तरह शंभोजी का उपदेश बन गया था ये वन्य के बचाव के लिए। तो ये बाध्य हो गया, ये सभी मानने लगे थे। हमें जोधपुर और बीकानेर के राजाओं द्वारा अधिकारी आदेशों के उदाहरण मिलते हैं, यानी कि जोधपुर और बीकानेर के जो राजा थे उसके अधिकारियों के द्वारा हम लोग को उदाहरण के तौर पर मिलते हैं, जिनमें हरे वृक्षों को काटने पर प्रतिबंध लगाया गया। जो हरे हरे वृक्ष हैं उसको काटने पर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगाया गया था। खेजड़ी वृक्ष का महत्व जो 17वीं शताब्दी में ध्वज पर भी प्रदर्शित करने के दिखाई देता है, बाद में शताब्दियों में भी जारी रहा। ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस पेड़ के काटने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। उसके बाद क्योंकि वन बहुत कम थे, मध्य और पश्चिमी राजस्थान में पेड़ पौधे घने नहीं थे, इसलिए बचे हुए वृक्षों का बचाना अति आवश्यक हो गया। इसकी आवश्यकता इस सीमा के महसूस की गई कि पेड़ काटने पर दंडित करना आम हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऐसा उदाहरण हमें 17वीं और 18वीं शताब्दियों में आमेर में मिलते थे। आमेर जो एक जगह है वहाँ पे हम लोग को ये देखने को मिलता, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ पौधे की मात्रा बहुत कम हो गई थी। और ये समझाया गया कि राज्य पेड़ पौधे के संबंध में नियंत्रण का अधिकार रखता था और अनधिकृत रूप से पेड़ पौधे काटने का सजा दिया करता था। जो भी पेड़ पौधे काटेंगे अनधिकृत जो है उसको सजा भी दिया जाता था। और कुछ विशेष प्रकार के वृक्षों ने उनकी विशेषताओं और उपयोगिता धार्मिक एवं अनुष्ठानों कारणों से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। और कुछ विशेष प्रकार के वृक्ष जो हैं, जैसे कि आपका पीपल हो गया और ये सब ये सब चीज़ें ऐसे वृक्ष हैं जो धार्मिक हो गया, उपयोगिता हो गया, अनुष्ठान हो गया, ये सब चीज़ों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। आप देखते होंगे पीपल के पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूजा करते हैं। पीपल, बरगद, ये जैसे आपका आ गया शुभ माना जाता है। ये सब जो ना धार्मिक स्तर पर इसको शुभ माना जाता है। और जामुन में औषधीय गुण है। और राजस्थान का प्रमुख वृक्ष बबूल आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से मूल्यवान है। ये जो राजस्थान का प्रमुख वृक्ष क्या है, बबूल। ये आर्थिक रूप से, ये जो बबूल का पेड़ अगर बेचेंगे तो अच्छा खासा इनकम हो जाता है। ये सब चीज़ें हैं, इसलिए इनकी कटाई करने पर दंड दिए जाते थे, ठीक है ना। तो ये सब बातें हैं। कई मामलों में राज्य चारे एवं घास के संसाधनों का नियंत्रण करता हुआ भी दिखाई देता है। उनकी सैन्य आवश्यकताओं के लिए चारागाह भूमियों को आरक्षित कर लिया जाता था, ताकि सेना के आधार पर घोड़ों, ऊँटों एवं हाथियों का पर्याप्त घास उपलब्ध कराई जा सके। इस मामले में भी जो ना राज्य के जो भी चारागाह, नहीं जानवरों अगर मान के चलो सेना के लिए घोड़ा, हाथी, ये सब चीज़ें अगर पालेंगे तो उसके लिए चारा भी चाहिए। चारा के लिए जो उन्होंने क्या किया था, जंगली के लिए घास वगैरह का उपलब्ध करा दिया गया था। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद राजा अनधिकृत रूप से घास की कटाई करने पर भी दंडित कर सकता था। यानी कि राजा जो थे वो अगर कोई घास भी काटे तो उसको भी दंड दे देता था। इसके अतिरिक्त आरक्षित चारागाह भूमि के अलावा राज्य बलपूर्वक ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सामुदायिक और निजी चारागाह भूमियों का उपयोग कर सकता था, ठीक है ना। इस तरह के कई उदाहरण विभिन्न ऐतिहासिक कालों में अभिलेखा दस्तावेजों में मिलते हैं, जिसमें लोग राज्य से सैनिकों का कूच के दौरान नियंत्रण करने की प्रार्थना करते थे, ताकि लूट की घटनाओं और फसलों एवं अन्य संसाधनों को नष्ट होने से बचाया जा सके। तो इसके बारे में ये उदाहरण जो है ना बहुत सारी चीज़ों में हम लोग को अलग अलग उपनिवेश हो गया, अभिलेखा हो गया, दस्तावेज में हम लोग को इसके बारे में जानकारियाँ मिल सकती है। किस तरह से हम लोग सैनिकों के कूच के दौरान जो है हम लोग इसका नियंत्रण का प्रार्थना कर सकते हैं और पेड़ पौधों की बचाई कर सकते हैं, वन्य की कटाई पर रोक लगा सकते हैं और वन्य की संसाधनों को नष्ट करने से बचाया जा सकता है। उसके आगे कहा जाता है कुछ शासकों और भूमिपति समूहों ने शिकार क्षेत्र और उनके किलों की सामरिक सुरक्षा के लिए विशेष रूप से वन रोपण भी किया। ये ना जो ना भूपति समूहों ने शिकार के क्षेत्र को काफ़ी ज़्यादा किलों को सामरिक बनाने के लिए
ये वन रोपण का भी इस्तेमाल किया कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वन का रोपण किया जाता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध सिंह के तालपुर मीर थे। इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो ना सिंध के तालपुर मीर थे, जिन्होंने 1783 में भी वन रोपण प्रारंभ किया ताकि शिकारगाहों का अनुसरण किया जा सके। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा का लगाना आरंभ कर दिया था, जिससे शिकारगाहों का अनुसरण कर सके, उसको हरा सके। साधारणतः वृक्षों की कटाई नहीं की जाती थी और काटने के लिए अनुमति आवश्यक थी। अगर कोई वृक्ष काटेंगे तो उसके लिए जो ना अपने मन से नहीं काट सकते, तो उसके लिए अनुमति लेना पड़ता था उत्तराधिकारियों से, राजाओं से। ओके, जब अंग्रेजों ने 1843 में सिंध को जीतकर विलय कर लिया, तब भी उनमें कई वांछित शिकार अस्तित्व में थे। ओके, अब देखिए जमींदारों ने भी अपने किलों के आसपास वृक्षारोपण और झाड़ियों का संरक्षित रखा ताकि उन्हें राजस्व वसूल करने में वाले अधिकारी से बचने के लिए एक सुरक्षित शरण स्थली के रूप में इस्तेमाल कर सके। इस बात को दर्ज किया गया कि यह वन इतने सघन थे कि तोप के गोले भी इसे भेद नहीं पाते थे। तो ये बातें हैं, पेड़ पौधे कितने आवश्यक हैं, क्या हैं, तो इसके बारे में हम लोग इसके माध्यम से देख चुके हैं। देखिए इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं, जैसे कि प्रारंभिक आधुनिक काल में वनावरण की तीव्र कमी और वन्य जीवन के विनाश के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करिए। ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, जैसे कि हम लोग अभी देख चुके हैं, इसके बारे में देखिएगा, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट है। 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में स्थानीय संरक्षण परंपराओं के कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। तो ये पॉइंट थी, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो है तीनों टॉपिक्स को देख चुके, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और तो आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। और आप सभी से एक निवेदन है, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा रहा प्लीज़ डू कमेंट। उसके बाद ये जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। उसके लिए थैंक यू हम बोलते हैं, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। चलिए।